आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 में आई मूवी छावा को। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस मूवी को थिएटर में देखने जा सकते हैं तो आप वहीं पर जाकर देखिए, क्योंकि यह मूवी इतनी अच्छी बनी है, इतना बेहतर परफॉर्म किया है कि वहाँ का एक्सपीरियंस लेवल ही अलग होगा। और जो लोग देखने नहीं जा सकते वो इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की कहानी को जान सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। दुनिया के बाकी हिस्सों में जब इंसान अपने वजूद के लिए लड़ रहा था तो भारतवर्ष में महान संस्कृति का निर्माण हो रहा था, जहां हर धर्म के लोग एक परिवार की तरह रह रहे थे। इस मंदिर को भारी आक्रमणकारियों की नज़र लग गई। 16वीं सदी में पानीपत का युद्ध जीतकर दिल्ली के तख्त पर लहराया मुगल सल्तनत का परचम। उस समय कोई शासन और सल्तनतें खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। भारत में अगले 100 सालों तक कोई और शासन मुगल सल्तनत को मात ना दे पाया। 17वीं सदी में मुगलों का सबसे ताकतवर, बेरहम और निर्दयी औरंगजेब तख्त पर बैठा, जिसने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। पर जब जब धरती पर आतंक और अत्याचार बढ़ता है, तब तब धरती को बचाने के लिए एक महान पुरुष का जन्म होता है। इस धरती को औरंगजेब के जुल्मों से बचाने जिन्होंने स्वराज की ज्योत जलाकर मराठा साम्राज्य की स्थापना की, वो थे हमारे भारत भूमि के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी। उनका संघर्ष कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था। उनकी बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर औरंग ने कई बार स्वराज पर आक्रमण किया, पर हर बात मात खा गया। औरंगजेब और उसकी बैरन सल्तनत को ललकारने वाला कोई इस धरती पर था तो वो था दक्कन का शेर, वीर पराक्रमी छत्रपति शिवाजी महाराज। इतने में औरंगजेब को खबर मिलती है कि दक्कन का शिवा, मराठाओं का छत्रपति, इस दुनिया से रुखसत हो गया। सब खुश थे, पर औरंग कहता है यह कोई अच्छी खबर नहीं है। शिवा जैसा दुश्मन अब मिलेगा कहाँ? या अल्लाह, जन्नत के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है। फिलहाल वह जश्न मनाने को कह देता है। मराठा साम्राज्य खत्म हो गया है ये सोचकर। बुरहानपुर शहर की बागडोर संभाल रहा औरंग का आदमी खान जमार, उसे लग रहा था कि मराठा साम्राज्य खत्म हो गया है, अब क्या ही दिक्कत होगी। लेकिन वहां आ धमकते हैं छत्रपति संभाजी महाराज और उनके साथी हमला कर देते हैं खान जमार की फौज के ऊपर। लड़ाई के दौरान संभाजी को एक बच्चा दिखाई पड़ता है रोता हुआ, भले ही वह दुश्मन की तरफ का था, पर उसे उसके माँ तक पहुँचा देते हैं। खान जमार धोखे से संभाजी को शेर के पिंजरे में डाल देता है, लेकिन संभाजी उस शेर को चीर फाड़ देते हैं। खान जमार को मिट्टी में मिलाते हुए कहते हैं शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की तो। संभाजी के बहुत सारे मित्र थे, जिनमें से कवि कलश उनके सबसे प्रिय थे। कवि कलश मुगलों के बीच पले बड़े थे, पर मराठाओं के बीच आकर बस गए थे। लोग उनको शक की निगाहों से देखते थे, उनके निष्ठा पर संदेह करते थे कि कहीं वह धोखा न दे दे। संभाजी के पिता छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं रहे और माँ बचपन में गुजर गई थी। संभाजी को अपनी माँ की बहुत याद आती थी। संभाजी अपने मामा हमवीर को अपने पिता के समान मानते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने बुरहानपुर पर हमला इसलिए किया था ताकि मुगल सल्तनत को यह ना लगे कि मराठा साम्राज्य खत्म हो गया है। उनका मानना था कि यह मराठाओं का अंत नहीं है, मुगलों के विनाश का शुरुआत है। वह सभी से कहते थे हम लड़ाई में हर धर्म का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह युद्ध किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। यह संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है। हर धर्म का मनुष्य बिना लड़े जी सके। इस धरती का हर इंसान एक राजा की तरह चले। संभाजी की मासी स्वराबाई संभाजी से बहुत जलती थी। वह चाहती थी कि उनका बेटा रामराज्य छत्रपति बने, पर संभाजी बन गए। संभाजी की धर्मपत्नी का नाम यशोबाई था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। औरंगजेब को जब यह पता चला कि उसका शहर बुरहानपुर को संभाजी ने मिट्टी में मिला दिया है, तो वह निकल पड़ा उसे मारने के लिए अपनी फौज लेकर। औरंगजेब को संभाजी की ताकत का अंदाजा था। वह जानता था जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वैसे ही संभाजी भी है, निडर और ताकतवर, जो अपनों के लिए लड़ जाए, किसी से भी भिड़ जाए। कवि कलश बहुत अच्छी कविताएं सुनाते थे। संभाजी उनसे कहते थे हम एक दिन आपसे प्रतियोगिता करेंगे कविताओं की। तो कवि कलश कहते हैं उसमें भी आप ही जीतेंगे महाराज। संभाजी कहते हैं कभी कभी हमें यह समझ नहीं आता कि आप हमारे मित्र हो
सेवक हो या हमारी परछाई। कवि कलश कहते हैं, हम नमक है महाराज, जब जहाँ जितनी आवश्यकता हो प्रयोग कर लीजिए। संभाजी हंसते हुए कहते हैं, फिर तो हम आपको शत्रु के घाव पर लगाएंगे। यशुबाई के भाई गानोजी और कानोजी विनती करते हैं कि गिरगन का प्रशासन का संपूर्ण अधिकार उन्हें सौंप दिया जाए। आपके पिता ने हमारे पिता से यह वादा किया था, वह ऐसा करेंगे। यशुबाई कहती हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इसका मतलब कि या तो हमारे पिताजी झूठ बोल रहे हैं या तो आपके पिता। यह सुनते ही संभाजी भड़क जाते हैं कि उनके पिता के बारे में गलत कैसे बोल दिया। उनकी शेर जैसी गुर्राहट के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती है। संभाजी को खबर दी जाती है कि अकबर उनसे मिलना चाहता है। सोचने वाली बात यह थी कि भला अकबर उनसे क्यों मिलना चाहता है। संभाजी ने एक जासूस छोड़ रखा था औरंग के इलाके में, जो यह बताता है कि 8 लाख की फौज, 50,000 घोड़े, 30,000 हाथी और करोड़ों की संपत्ति। इतनी तगड़ी फौज इतिहास में पहली बार या आखिरी बार किसी को ढूंढने निकली है। संभाजी कहते हैं, अगर औरंग कहीं भटक जाए तो उसे किसी भी तरह हमारी तरफ मोड़ देना, तब तक हम उसके सुपुत्र की खातिरदारी करके आते हैं। संभाजी जाते हैं, अकबर से मिलने तो बताता है कि आपके जानने वाले ही आपको खत्म करना चाहते हैं। संभाजी की मां स्वराबाई ने अकबर को पैगाम भेजा था कि आप हमारे दुश्मन संभाजी को खत्म कर दीजिए, फिर मिलकर आपके दुश्मन औरंगजेब को खत्म कर देंगे। संभाजी अकबर से कहते हैं कि हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं, पर वचन देते हैं जब तक आपके पांव दक्कन की धरती पर है, औरंग आपको कुछ नहीं कर पाएगा। यशुबाई सुबह उस आदमी को काल कोठरी में डलवा देती है जिसने वह पैगाम लिखा था। जो लोग स्वराबाई के साथ षड्यंत्र रचने में लगे थे, संभाजी उन सबको हाथी से कुचलवा देते हैं। मामा हमवीर अपनी बहन स्वराबाई को खूब सुनाते हैं कि ऐसा करने की तुमने सोची भी कैसे। उन दोनों में खूब बहस होती है। स्वराबाई का सपना चूर चूर हो गया अपने बेटे को छत्रपति बनाने का। औरंगजेब पहुंचता है बुरहानपुर, जो कि पूरी तरह से उजड़ चुका था। उनकी बेटी खबर देती है कि संभाजी ने अकबर को पनाह दी है। औरंग कहता है, हमारे पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर यह ताज पहना था, अब ये ताज हम तभी पहनेंगे जब उस संभाजी की चीखें पूरी हिंदुस्तान में गूंजेगी। जहाँ भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। अपने रास्ते में आने वाले हर हिंदू गांव मंदिरों को तबाह करने और लोगों को मारना शुरू कर देती है। औरंगजेब ने हर तरफ दर्द से चीख चिल्ला रहे थे लोग, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा था। संभाजी अपने साथियों के साथ मिलकर रणनीति बनाना शुरू करते हैं कि कैसे रोकना है औरंग को। उसकी फौज अलग अलग गुटों में बंटकर हर शहर पर हमला कर रहे थे। संभाजी ने भी अपनी टोली बनाते हुए चालाकी से हर एक अलग अलग गुट पर हमला कर उनका सफाया करना शुरू कर देते हैं। स्वराबाई की तबीयत खराब रहने लगी थी, उनका देहांत हो जाता है। संभाजी लगातार हमले पर हमला किए जा रहे थे और उनकी सेना जितनी थी अब उससे आधी हो चुकी थी। औरंग की रातों की नींद उड़ चुकी थी। अकबर के ठिकाने का पता लगा उस पर हमला कर देती है, लेकिन अकबर कैसे भी खुद को बचा लेता है। अकबर को लगता है कि यहाँ रहे तो मारे जाएंगे। संभाजी से बात कर वह वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तभी संभाजी को खबर मिलती है कि युद्ध में मुगलों से लड़ते लड़ते उनके मामा हमवीर मारे गए हैं। यह खबर सुनकर संभाजी को बहुत दुख होता है। मामा हमवीर ही थे जिन्होंने संभाजी को तलवारबाजी सिखाई, इतना काबिल बनाया कि वह दुश्मनों से लड़ सके और डगर डगर पर वह साथ रहते थे। हम पर से अब उनका हाथ छूट गया। धीरे धीरे शहरों के प्रमुखों ने मुगलों से हाथ मिला लिया था लालच के चलते। औरंग अकलूज में डेरा जमाए बैठा था। संभाजी कहते हैं, खबर फैला दो कि मराठाओं की 10,000 लोगों की सेना पुणे से होते हुए अकलूज की ओर बढ़ रही है। दक्कन के सभी प्रांत प्रमुखों को आदेश दे दीजिए कि वो हमसे आके मिले। संगमेश्वर में योजना यह थी कि औरंग की फौज अलग अलग गुटों में बैठकर हर शहर पर हमला कर रहे थे। संभाजी भी अपनी एक टोली बनाते हैं, चालाकी से हर एक अलग अलग गुट पर हमला कर उनका सफाया करना शुरू कर देते हैं। स्वराबाई की तबीयत खराब रहने लगी थी, उनका देहांत हो जाता है। संभाजी लगातार हमले पर हमला किए जा रहे थे। उनकी सेना जितनी थी अब उससे आधी हो चुकी थी। औरंग की रातों की नींद उड़ चुकी थी। अकबर के ठिकाने का पता लगा उस पर हमला कर देती है, लेकिन अकबर कैसे भी खुद को बचा लेता है। अकबर को लगता है कि यहाँ रहे तो मारे जाएंगे, तो संभाजी को बात कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तभी संभाजी को खबर मिलती है कि युद्ध में मुगलों से लड़ते लड़ते उनके मामा हमवीर मारे गए। यह खबर संभाजी को बहुत दुख पहुँचाती है। मामा हमवीर नहीं रहे जिन्होंने संभाजी को तलवारबाजी सिखाई, इतना काबिल बनाया कि वह दुश्मनों से लड़ सके। धीरे धीरे कई शहरों के
प्रमुखों ने मुगलों के साथ हाथ मिला लिया था लालच के कारण। औरंग अकलूज में डेरा जमाए बैठा था। संभाजी कहते हैं, खबर फैला दो कि मराठाओं की 10,000 लोगों की सेना पूरे से होते हुए अकलूज की ओर बढ़ रही है। दक्कन के सभी प्रांत के प्रमुखों को आदेश दे दीजिए कि हमसे आकर मिले संगमेश्वर में। योजना यह थी कि संभाजी संगमेश्वर पहुंच जोश से भरा भाषण देते हुए सबको स्वराज के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। रात में कुछ सैनिक देखते हैं कि घाट से होते हुए कुछ लोग जा रहे हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वह तो औरंग की सेना है जो कि संभाजी की तरफ बढ़ रही है। संगमेश्वर पहुंचने का यह सबसे छोटा रास्ता था जिससे औरंग की सेना जा रही थी। तो सबके दिमाग में यह बात आती है कि उन्हें यह रास्ता कैसे पता चला। औरंग की सेना को यह खबर दी थी। यशुबाई के भाइयों ने सत्ता की लालच में दगाबाजी कर गए। दोनों संभाजी के साथ केवल 150 लोग थे और यह लोग 5,000 की सेना को लेकर आ रहे थे। औरंग की सेना पहुंच जाती है संगमेश्वर। संभाजी ने कभी पीछे हटना नहीं सीखा था। वो भिड़ जाते हैं सबसे। साथ में कवि कलश भी थे और बाकी साथी बैठे हैं जो कि संभाजी के प्रति निष्ठावान थे। 5,000 लोगों से अकेले भिड़ जाना कोई छोटी बात नहीं थी। संभाजी और उनके साथी ही सबको मौत की नींद सुलाने में लगे हुए थे और इस लड़ाई में उन्हें भी घाव मिल रहे थे। धीरे धीरे एक एक करके संभाजी की तरफ के लोग मारे जा रहे थे। संभाजी का खून खौल उठता है। वह दुश्मनों पर आग बनकर बरस जाते हैं। संभाजी अपने साथी को माला देते हुए कहते हैं कि यह यशुबाई तक पहुंचा दीजिए। सब के सब मारे जाते हैं पर संभाजी हार मानने को तैयार न थे। दुश्मन की सेना उन पर चढ़ जाती है। उनको जंजीर में बांधने की कोशिश करते हैं पर संभाजी शेर की तरह दहाड़े जा रहे। तभी कवि कलश जो कि घायल होकर बेहोश पड़े थे वो उठकर खड़े हो जाते हैं अपने महाराज को बचाने के लिए, लेकिन उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। लगातार तलवार और तीर से हमला कर रहे औरंगजेब की सेना किसी तरह काबू पा लेती है। संभाजी और कवि कलश दोनों को औरंगजेब के पास ले जाकर बांध दिया जाता है। बहुत खुशनसीब मान रहा था औरंग अपने आप को। संभाजी को पकड़े जाने पर उसे भी पता था कि वह पकड़ा न जाता तो उसका खात्मा तय था। औरंग कहता है, 9 साल से हम अपनी हर नमाज में तुम्हारे दीदार की दुआ मांगते। औरंग का आदमी कहता है, इसका गोश्त कुत्तों को खिलाकर इसकी नस्ल को ही खत्म कर दो। कवि कलश कहते हैं, हमारा गोश्त कुत्तों के सामने ही परोसना, इसी बहाने उन्हें थोड़ी वफादारी चखने को मिल जाएगी। उनकी आने वाली पुश्तों की जिंदगी सुधर जाएगी। औरंग कहता है, क्या है स्वराज जिसके लिए तुम अपनी जान देना चाहते हो, और कहाँ है तुम्हारा स्वराज? सहयात्री के पहाड़ों में, गोदावरी की लहरों में, रायगढ़ की मिट्टी में, चलना की गलियों में, नासिक की हवाओं में, कोंकण के कोनों में, जय भवानी के चरणों में, लाखों मराठाओं के नस नस में स्वराज। जिस स्वराज को मिटाने चला है वह कोई सल्तनत नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। औरंग कहता है, इसे इतना दर्द दो कि जब अपनी मौत की भीख मांगे तो भी इसके मुंह से चीख ही निकले। संभाजी कहते हैं, मौत के घुंघरू बांधकर नाचते हैं हम, तू हमें क्या मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठाओं के हर घर में एक नया सिवा, हर एक नया चंबा पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तो तेरी मुगल सल्तनत भी खत्म हो जाएगी। कवि कलश को मारने के लिए ले जाया जा रहा होता है। संभाजी ने कहा था कि वह एक दिन उनसे कविताओं की प्रतियोगिता जरूर करेंगे। आज दोनों एक दूसरे को कविताएं सुनाते हैं। कविताओं में वह एक दूसरे को बताते हैं कि वह एक दूसरे के लिए कितने अहम है, क्या इम्पोर्टेंस है उनका एक दूसरे की जिंदगी में। उसके बाद कवि कलश को मार दिया जाता है। औरंग की बेटी आदेश देती है, सारे नाखून खींच लो। उसके सैनिक जाते हैं ऐसा करने के लिए, पर जाकर भी संभाजी की मुट्ठी नहीं खोल पाते हैं। संभाजी खुद अपनी मुट्ठी खोलते हैं और कहते हैं, लो कर लो जो करना है। सैनिक उनके नाखून खींच खींच कर निकाल रहे होते हैं। उन्हें दर्द हो रहा होता है पर वो दर्द अपने चेहरे पर नहीं दिखने देते हैं। संभाजी अपनी पत्नी, पिता और माँ की आंख में डूबकर अपने दर्द को भूल जाते थे और संभाजी के घाव पर नमक लगाया जाता है। शारीरिक तौर पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है ताकि वह दर्द के कारण चीखे, पर संभाजी कायर नहीं कहलाना चाहते थे। संभाजी की आंखों में डर का नामो निशान नहीं दिख रहा था। औरंग उनके आंखें निकालने को बोल देता है। आंखें निकालने वाला खुद घबरा रहा था पर संभाजी मुस्कुराते हुए इशारा करते हैं कि लो निकाल लो, कोई और होता तो मर जाता। पर अभी संभाजी के मुंह से उफ तक नहीं निकली। औरंग संभाजी से कहता है, हमारे साथ हाथ मिला लो, मुगलों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी, तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। संभाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारे साथ मिल जाओ, मराठाओं की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी, पर धर्म नहीं बदलना पड़ेगा। औरंग यह सुनकर गुस्सा हो जाता है। औरंग की बेटी कहती है, इसकी जबान काट दो। संभाजी खुद अपनी जुबान बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं, लो काट लो, पर मैं झुकूंगा नहीं।
उनकी जुबान भी काट ली जाती है। वहाँ खड़े सभी लोगों की रूह कांप जाती है यह दृश्य देखकर। किसी को तो छत्रपति बनना ही था। वह जगह ऐसे खाली नहीं रह सकती थी। यसुबाई को ही सारे फैसले लेने थे। वह स्वराबाई के बेटे राम राज्य को छत्रपति महाराज बना देती है। औरंग को खबर मिलती है कि मराठाओं का छत्रपति अभी भी जिंदा है। यह सुनकर गुस्से में संदेश देने वाले को ही मार डालता है। वह कहता है, काश हमारे औलाद संभाजी जैसी होती, यह दुनिया मेरी होती। जलन होती है मुझे उस शिवा से जिसके घर में ऐसा छावा पैदा हुआ। 11 मार्च 1689 को संभाजी ने अपना दम तोड़ दिया। औरंगजेब जो चाहता था वह नहीं हो पाया। नहीं सुन पाया संभाजी की चीखें, नहीं देख पाया उनके चेहरे पे डर। संभाजी का गुरूर, अपने रुतबे, अपने औंधे पर कायम रहे। उन्होंने दुश्मन के आगे झुकने से बेहतर मौत को गले लगाना ठीक समझा।